सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जीएसटी में, जिसका नाम है दोस्तों सप्लाई। और ये जो चैप्टर आज मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि दोस्तों अगर आपको जीएसटी के अंदर एक बहुत अच्छे से आपको अगर इसको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आप लोगों को सप्लाई का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। जिसको सप्लाई नहीं आता दोस्तों उसको कुछ नहीं आता, बिकॉज सप्लाई इज द चार्जिंग इवेंट, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। जैसे इनकम टैक्स में कोई ना कोई टैक्सेबल इवेंट होता है, आप लोग जब सैलरी में टैक्स लगाते हो, जब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगाते हो, ऐसे ही दोस्तों जीएसटी लगने के लिए सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सप्लाई किसकी। तो दोस्तों सप्लाई या तो गुड्स की होना चाहिए या सर्विसेज का होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब एक ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल कर आता है माय डियर फ्रेंड्स कि गुड्स का मतलब क्या है और सर्विसेज का मतलब क्या है। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं लेटेस्ट फॉर 22 एग्जामिनेशन, इनसे आप लोगों को पढ़ाकर चलूंगा। आप लोगों को मैं बीच में बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं चाहे वो किसी भी तरीके के हो, मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में कवर करा के चलूंगा। ठीक है भाई। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये मैं अपने ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आप क्लासेस के साथ में उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हो। लेकिन आप लोगों को बस मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको मैं बीच बीच में समय भी दूंगा, टाइम भी दूंगा कि आप अपनी कॉपी में लिख सको, क्योंकि लिखने से चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती है दोस्तों। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस नए चैप्टर को, जिसमें सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या है और सर्विसेज का मतलब क्या है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को नीचे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहां पर लिखवाई है। अभी हम लोग सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं 2017। और दोस्तों सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो सेक्शन नंबर 2 होता है ना, बेसिकली ये सेक्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का होता है। अच्छा सेक्शन 1 कभी आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 आप उठाकर देख लो, उसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट कब से हुआ ये लिखा हुआ होता है। तो शॉर्ट टाइटल इसका नाम सीजीएसटी एक्ट 2017 है। कमेंसमेंट इसका 1 जुलाई 2017 पर हुआ। और दोस्तों इसका जो स्कोप है वो है होल ऑफ इंडिया। जब आज से कई साल पहले, जब जीएसटी आने से पहले दोस्तों सर्विस टैक्स लगा करता था, तो सर्विस टैक्स में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया पर सर्विस टैक्स लगाया जाता था। लेकिन जीएसटी कानून ऐसा है जो पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जे एंड के। पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जे एंड के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताकर चलूंगा। सबसे पहली डेफिनेशन मैं आपको गुड्स के बारे में बताऊंगा, दूसरा सर्विसेज के बारे में भी दोस्तों हम यहां पर डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहली बात भाई, गुड्स का मतलब क्या है। गुड्स का मतलब क्या है, तो गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो मैंने सेक्शन नंबर जरूर लिखे हैं, मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट्स के अंदर सेक्शन नंबर जरूर लिखे हैं, लेकिन दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आपको याद आता है तो लिख दो, अलग से सेक्शन नंबर लिखने का कोई मार्क्स नहीं होता। मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर भी बताया कि देखो जिनका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया ना, उन्होंने भी कोई सेक्शन नंबर नहीं लिखा था, फिर भी उनके अच्छे मार्क्स आए। तो गुड्स का मतलब क्या है दोस्तों, देखो गुड्स का मतलब क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो मूवेबल को हिंदी में बोलते हैं चालू, मूवेबल को हिंदी में हम लोग चालू बोलते हैं। और माल हमेशा चालू होता है, गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं। तो जो माल होता है ना भाई, माल माल हमेशा चालू होता है। तो लॉ में लिखा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड्स अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़कर, मतलब जो मनी एंड सिक्योरिटीज है, दीज आर नॉट गुड्स। मनी और सिक्योरिटी किसी भी कंडीशन में दोस्तों गुड्स नहीं है, इनको आप गुड्स मत बोलना।
क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हम मनी पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, हम सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसको गुड्स ही नहीं मानते, हम इसको गुड्स ही नहीं मानते। सपोज करो दोस्तों, आप मेरे पास 2000 का एक नोट लेकर आए और मैंने आपको 500 रुपया के 4 नोट दे दिए, तो मुझे बताओ दोस्तों, क्या इस ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, ये मनी का ट्रांजेक्शन है, और दोस्तों मनी को गुड्स नहीं माना गया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने आपको 100 रुपीज के 19 नोट दिए, मतलब मैंने 1900 रुपया आप लोगों को दिया, 100 रुपया मैंने यहां पर डिडक्ट कर लिया, तो ये जो 1900 है ना दोस्तों, ये तो गुड्स नहीं है ना। लेकिन ये जो 100 रुपया है, ये जो 100 रुपया है, इसे हम बोलेंगे सर्विस, एक तरह से मनी को यूज करने की सर्विस, ठीक है। तो अभी मैं आपको सर्विस की डेफिनेशन में बताकर चलूंगा। तो अभी इतना सा ध्यान रख लो भाई, जो मनी होती है वो गुड्स नहीं होती, और जो सिक्योरिटीज होती हैं, जितने भी शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उन्हें भी हम लोग यहां पर गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। अच्छा, क्या चीज कवर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल जो क्लेम होते हैं ना, उन्हें गुड्स माना गया है, एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना गया है। बहुत सारे एक्शनेबल क्लेम है भाई जिनको गुड्स माना गया है। अब आपके दिमाग में देखो, वैसे तो आप लोग पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े होंगे, किसी टाइम पर आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वहां पर जब आप गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो वहां पर गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड किया हुआ था। अगर आपको याद ना आवे तो देख लेना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, वहां पर एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, जब आप जीएसटी का लॉ पढ़ते हो, तो एक्शनेबल क्लेम को गुड्स के अंदर इंक्लूड माना जाता है ना। अब एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, चलो एक बार ये दिखा दूं आपको। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है, एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू एनी डेब्ट, अ क्लेम टू एनी डेब्ट, कोई भी ऐसा क्लेम जो किसी एक्शन के बाद अराइज होता हो, किसी एक्शन के बाद अराइज होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, मान लो आपने 10 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा, तो आपको लॉटरी में पार्टिसिपेट करने का राइट मिला। अच्छा, अगर आपकी लॉटरी खुल गई तो आप प्राइज मनी जीत जाओगे, तो वो एक ऐसा क्लेम है जो किसी एक्शन के बाद अराइज होता है, किसी एक्शन के बाद अराइज होता है। तो जैसे लॉटरी टिकट हो गया, तो लॉटरी टिकट एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि आपको वहां एक पार्टिसिपेटिंग राइट मिलता है, ठीक है, आपको एक पार्टिसिपेटिंग राइट मिलता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, किसी भी तरह का ऐसा क्लेम जिसमें आपको पार्टिसिपेटिंग राइट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने किसी को अपना मकान रहने के लिए दिया रेंट बेसिस पर, और सामने वाला आपको रेंट पे नहीं कर रहा, तो जब वो रेंट पे नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उसके इस एक्शन के बदले में आप क्लेम कर सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, उससे पैसा ले सकते हो। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब है भाई कोई भी ऐसा क्लेम जो किसी एक्शन के बाद अराइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, आप अपना खुद का इंश्योरेंस करवाते हो, तो इंश्योरेंस के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, आपको इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं भाई, ये जो इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम पे करोगे ना, तो प्रीमियम पे करने के बाद कल को खुदा ना खास्ता कोई भी अनहोनी हो जाती है, कोई भी अनहोनी हो जाती है, कोई भी अनहोनी अगर वहां पर हो जाती है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सकते हो। ये सारे एक्शनेबल क्लेम है माय डियर फ्रेंड, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम बोलकर चलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, हमें बात बहुत जोर से समझ में आ रही है। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात को, देखो एक्शनेबल क्लेम नॉर्मली गुड्स नहीं माना जाता। आप लोग अगर कभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े होंगे, तो वहां पर एक्शनेबल क्लेम को हम लोग गुड्स नहीं मानते हैं, ठीक है, नहीं मानते हैं हम। लेकिन दोस्तों, यहां पर जीएसटी वालों ने क्या किया कि वो एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी लगाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया माय डियर फ्रेंड, उन्होंने बोला कि एक्शनेबल क्लेम हैज बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। उन्होंने गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड कर लिया।
लेकिन हावेवर एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली जो प्राइम कंडीशन है वो गुड्स और सर्विस का होना जरूरी है जीएसटी लगने के लिए, क्योंकि अगर गुड्स और सर्विस ही नहीं होगा तो जीएसटी कैसे लगेगा। दूसरी बात, गुड्स होने के बाद उसका सप्लाई होना बहुत जरूरी है। सप्लाई की डेफिनेशन में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज गुड्स तो है लेकिन उसे जीएसटी में सप्लाई नहीं माना गया है, मतलब वो गुड्स तो है लेकिन उसको सप्लाई नहीं माना गया है, तो बताओ जीएसटी लग पाएगा क्या दोस्तों? जीएसटी नहीं लग पाएगा। जीएसटी तभी लगेगा जब गुड्स भी होगा और सप्लाई भी होगी। तो मैं आपको बता दूं भाई, एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो हैं, आई नो वेरी वेल। एक्शनेबल क्लेम का मतलब गुड्स तो है, लेकिन केवल जो लॉटरी है, बैटिंग है और गैम्बलिंग है, जुआ, शर्त, गंदे गंदे काम, तो ये जो गंदे गंदे काम होते हैं ना, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, केवल ये वाले जो एक्शनेबल क्लेम है ना, दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है एनी डेप्ट, किसी भी क्लेम को आप करने का अगर राइट रखते हो किसी एक्शन को होने के बाद, वो एक्शनेबल क्लेम होता है। अब एक्शनेबल क्लेम में देखो दो तरह के एक्शनेबल क्लेम होते हैं, एक तो होता है लॉटरी, एक होता है आपका गैम्बलिंग, और एक होता है आपका बैटिंग। तो ये जो लॉटरी है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है, माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लिखने का काम आप बाद में कर लीजिएगा, भी ध्यान से सुन लो। तो जो लॉटरी है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है, इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे और हम इस पे जीएसटी भी लगाएंगे। लेकिन दोस्तों जो अदर एक्शनेबल क्लेम्स हैं, अदर, उन अदर को सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपके पास इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम आ गया, कल को कोई अनहोनी हो गई तो आपको क्लेम करने का राइट मिल गया, तो वो क्लेम गुड्स तो है लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर एरियर्स ऑफ रेंट है, मकान मालिक किराया देने से मना कर रहा है, तो आपके पास क्लेम ऑफ डेब्ट तो है, आपके पास एक्शनेबल क्लेम तो है, और वो एक्शनेबल क्लेम गुड्स भी है, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा जीएसटी? क्योंकि उसे सप्लाई नहीं माना गया है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। अच्छा, जिन चीज को सप्लाई मानने से मना कर दिया जाता है, दैट इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 3। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद 3 शेड्यूल पढ़ाऊंगा दोस्तों, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, क्लास के अंदर इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। शेड्यूल 3 में मैं आपको ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें ना तो गुड्स माना गया है और ना ही सर्विस माना गया है, कुछ भी नहीं माना गया है। ये हम लेटर ऑन अभी इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं भाई, गुड्स का मतलब होता है माल, और माल हमेशा चालू होता है, माल हमेशा चालू होता है दोस्तों। गुड्स का जो नेचर होता है वो मूवेबल होता है, लेकिन इसमें दो चीजें नहीं आती है, याद रखना। इसमें मनी नहीं आएगी, इसके अंदर दोस्तों सिक्योरिटीज नहीं आएगी, ये दो चीजें बाहर है। अच्छा, क्या क्या आएगा वो अलग से लिखा हुआ है, क्या क्या आएगा? एक्शनेबल क्लेम आएगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा हो कि एक्शनेबल क्लेम इज नॉट गुड्स, लेकिन दोस्तों जीएसटी के अंदर एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना जाता है। जितने भी एक्शनेबल क्लेम होते हैं भाई, वो सारे एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं। अब गुड्स होने के बावजूद भी सब चीज सप्लाई में नहीं आती, ये मैं आपको शेड्यूल 3 में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरी चीज है भाई ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी फसलें। कोई फसल है जो पहले से खड़ी है, या कोई ग्रास और थिंग है जो अटैच है लैंड के साथ, लेकिन उसको अलग किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है, उसका पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी आई और उसने बोला जी आपके खेत में इतनी सारी फसल लगी है, आपके पास मैंगो ट्री है, तो इसमें जितने मैंगो लग रहे हैं वो सारे हमारे। मैंने कहा जी अभी मैंगो पके ही नहीं, अभी मैं कैसे बता दूं कि आप तो डन कर लो सौदा। बताओ दोस्तों, मैंने उस खड़े मैंगो की फसल में से मैंगो उसको देने का वादा तय कर लिया। क्या ये दोस्तों गुड्स है ये मैंगो? यस,
क्योंकि आप इनको सीवियर अलग कर लोगे, हटा लोगे, तोड़ लोगे इसको। मैंने वो पेड़ जो था ना, ट्री जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ था, मैंने उस पेड़ को ही काट कर बेच दिया। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, वो जो ट्री है, वो जो पेड़ है, क्या वो गुड्स है? यस, वो गुड्स है। तो एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना गया है, ग्रोइंग क्रॉप्स को गुड्स माना गया है। जितने भी ग्रास और थिंग होते हैं जो लैंड के साथ अटैच होते हैं, जिनको सीवियर्ड अलग किया जा सकता है बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, दैट शुड बी ट्रीटेड एज गुड्स। दोस्तों वो सारी चीजें क्या होती हैं? गुड्स होती हैं। तो गुड्स समझ में आया। जीएसटी को समझने के लिए भाई सबसे पहला असेंशियल चीज है कि आपको गुड्स का डेफिनेशन आना चाहिए। तो गुड्स का डेफिनेशन क्या बोलता है? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड्स, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, एवरीथिंग, बट नॉट इंक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज को गुड्स नहीं माना गया है। ठीक है, चलो अब सर्विस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि भाई कोई चीज अगर गुड्स नहीं है तो सर्विस होंगी। अच्छा, जब हम लोग सर्विस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में दी गई है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस? और लॉ ने बोला भाई कि सर्विस का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं इस वायुमंडल में, इस वायुमंडल में दोस्तों गुड्स के अलावा जितनी भी चीजें होती है ना, उन सबको हम लोग सर्विस बोलते हैं, उन सबको हम लोग सर्विस बोलते हैं। ठीक है, और मनी को छोड़ दो, सिक्योरिटी को छोड़ दो। मतलब भाई ये जो मनी और सिक्योरिटी है, इनको गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर निकाल दिया था, और दोस्तों इन्हें सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब यह है कि जो लॉ मेकर है वो मनी और सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं लगाना चाहता, जब भी तो उनको गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से क्या कर दिया गया है? बाहर। तो मनी और सिक्योरिटीज भाई साहब ना तो गुड्स होती है और ना ही सर्विसेज होती है। ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अब मेरी एक बात ध्यान रखो भाई, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था 2000 रुपए के नोट का। मेरे पास सपोज करो 2000 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का, और ये जो हमारा 2000 रुपीज का नोट है ना, ये 2000 रुपए का नोट कोई मेरे पास लेकर आया और मैंने उसको 500 रुपया के 4 नोट दे दिए। बताओ दोस्तों ये गुड्स है या सर्विस? ये दोनों ही नहीं है। ना ये गुड्स है दोस्तों और ना ही ये सर्विसेज है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो दोस्तों मैं 1900 देता हूं और 100 रुपया मैं अपना कमीशन काट लेता हूं, तो भाई जो 1900 है ना, वो ना गुड्स है और ना सर्विस है। लेकिन ये जो 100 रुपया का कमीशन है, ये जो 100 रुपया का कमीशन है, इसको हम सर्विस बोलेंगे, इसको हम लोग सर्विस बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे डॉलर के बदले में रुपया चेंज होता है, जैसे $1 मान लो 70 रुपीज का आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब आप किसी ब्रोकर के पास गए, आपने कहा भाई $100 दे दे, तो उसने कहा लाओ 7200। मैंने कहा यार 7000 रुपए में आ जाएंगे $100। अभी अभी मैं टीवी पर देखकर आया हूं, टीवी पर एक CNBC चैनल आता है, वहां पर देखकर आया हूं, तो वहां तो 7000 में रेट बता रहा है $100 की, कि जी टीवी में से ले लो। अरे भाई 7000 में तो हम लेकर आए हैं, तो क्या हम 200 रुपया भी ना कमाएं? हमारे भी छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे समझते हो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, हमारे भी छोटे छोटे हैं, इनका क्या होगा? तो मैंने कहा हाँ भाई बात समझ गए। तो बताओ दोस्तों ये जो 7000 रुपया है, डॉलर के बदले में रुपी या रुपी के बदले में डॉलर। अच्छा, मनी का मतलब क्या ओनली रुपी होता है क्या? क्या जो भारतीय करेंसी है, जो गांधी जी हैं, केवल उनको ही हम मनी बोलते हैं? ना, मनी का मतलब दोस्तों मैं आगे चलकर आप लोगों को डेफिनेशन में भी दिखाऊंगा। मनी का मतलब केवल इंडियन रुपीज ही नहीं है, वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी चल रही हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, बांग्लादेशी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, सब मनी है। और यहां तक कि जो डीडी होता है, जो आपका पे ऑर्डर होता है, वो भी मनी है भाई, वो भी मनी इक्विलिएंट है, उसको बोलते हैं मनी इक्विलिएंट।
तो मनी के अंदर मनी इक्विलिएंट भी आता है। तो मनी कभी भी ना तो गुड्स होती ना सर्विस होती, अपना सपना मनी मनी। लेकिन जो एक्स्ट्रा कंसीडरेशन लिया गया है दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ सर्विस, वो सर्विस है। आपने $100 पर ₹200 कमीशन कमाया, वो सर्विस है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों सिक्योरिटीज में होता है। आप जब शेयर मार्केट में डील करते हो, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदे, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो ब्रोकर था उसने 1% आपसे क्या ली, ब्रोकरेज, 1% ब्रोकरेज ली। तो बताओ 1 लाख का 1% कितना होता है, 1,000 रुपया होता है। तो 1 लाख जो सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का अमाउंट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा दोस्तों, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, उस पर कोई जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो 1% ब्रोकरेज लगी है, जो आपसे कंसीडरेशन चार्ज किया गया है ना, कंसीडरेशन, इट शुड बी लाइबल फॉर जीएसटी। तो देखो मैं यहां पर आपको पढ़कर भी सुनाता हूं। सर्विस का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged। मतलब जब आप मनी को चेंज करवाते हो, उसको बड़े से छोटे डिनोमिनेशन में या छोटे से बड़े डिनोमिनेशन में, या आप करेंसी को चेंज करवाते हो, डॉलर के बदले में यूरो, यूरो के बदले में पाउंड, तो उसके लिए अगर आपसे कोई सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाता है, देन वो जो सेपरेट कंसीडरेशन होगा भाई, दैट शुड बी ट्रीटेड एज सर्विस। तो मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स, नॉट सर्विस, ना तो वो गुड्स है और ना ही वो सर्विस है। लेकिन इसके लिए जो सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया गया है भाई, इन दोनों में जो सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया गया है, दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये देखो नीचे मैंने यहां एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। तो सर्विस का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट करना या किसी ट्रांजैक्शन को अरेंज करना इन सिक्योरिटीज, इन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये ब्रोकर लोग क्या करते हैं, ये फैसिलिटी तो करते हैं, अरे ये आपको सर्विस ही तो देते हैं, ये अरेंजमेंट करते हैं आपके लिए। तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ सर्विस माय डियर फ्रेंड। देखो मैंने नीचे एक छोटा सा एक्सरसाइज ऑप्शन भी दिया है आपको। सपोज करो दोस्तों आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो, डिपॉजिट, या आप उसको विड्रॉ करने जाते हो। बताओ दोस्तों आपने बैंक से 1 लाख रुपया निकाला, तो ये क्या कोई गुड्स और सर्विस है, इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये तो। लेकिन दोस्तों आप डीडी बनवाते हो बैंक में, और बैंक वाले डीडी बनाने के चार्जेस लेते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो डीडी के चार्जेस हैं, मैं डीडी की बात नहीं कर रहा, मैं डिमांड ड्राफ्ट के चार्जेस की बात कर रहा हूं। बताओ दोस्तों क्या ये सर्विस है? द आंसर इज यस। डीडी बनाने का जो चार्ज दिया गया है भाई साहब, वो सर्विस है, उसको हम सर्विस बोलेंगे। जैसे कन्वर्जन ऑफ मनी इन रिटर्न ऑफ कमीशन, मनी को कन्वर्ट करवाया जा रहा है और उसके लिए बैंक वाले आपसे कमीशन चार्ज कर रहे हैं। बताओ दोस्तों क्या ये कन्वर्जन का कमीशन सर्विस है? द आंसर इज यस। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी आपसे कमीशन ले रही है, चार्जेस ले रही है ब्रोकरिंग का, क्या दोस्तों ये सर्विस है? यस, द आंसर इज यस। ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड सर्विस है। तो आपको गुड्स और सर्विस का मीनिंग समझ में आया? यही बात देखो मैंने ऊपर भी लिखी है कि गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम भी आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स भी आती है। सर्विस का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज तो दोनों में ही एक्सक्लूड है, इसलिए मैंने इसको बीच में लिखा है। लेकिन दोस्तों सर्विस के अंदर यूज ऑफ मनी आएगा। अगर मनी को यूज करने के लिए कोई अलग से कंसीडरेशन या कमीशन चार्ज होता है, सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज होता है,
देन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सर्विस। तो यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? अच्छा दोस्तों, ये डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस को पढ़कर नहीं जाते हैं। भाई साहब, अगर ये आपकी नींव कमजोर रह गई ना, अगर आपका फाउंडेशन कमजोर रह गया, तो आप आगे का जीएसटी कैसे पढ़ोगे? तो डेफिनेशंस आपको जरूर पढ़कर जाना चाहिए। अच्छा, मैंने अपने नोट्स में क्या किया है कि जो डेफिनेशन जिस चैप्टर के साथ रेलिवेंट है, मैंने उसको वहीं पर कवर करवा दिया। जो डेफिनेशन जिस चैप्टर के साथ रेलिवेंट है, मैंने उसको वहीं पर कवर करवा दिया। राइट, मैंने उसको वहीं पर कवर करवा दिया दोस्तों। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, हमें बात बहुत जोर से समझ में आ रही है। चलो, अब हम पढ़ते हैं बिजनेस की डेफिनेशन। दोस्तों, सीजीएसटी एक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसका सेक्शन है 2 और सब सेक्शन है 17। और दोस्तों, वहां पर आपको बिजनेस का मीनिंग बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हम बिजनेस का मीनिंग समझना चाहते हैं, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बिजनेस वर्ड को बहुत डिटेल में समझाया गया है और बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजों को कवर किया गया है। क्योंकि जब तक कोई चीज बिजनेस नहीं होगी, तो भाई फिर हम उस पर जीएसटी लगाने का तैयारी कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या क्या आता है। तो बिजनेस में ट्रेड आता है, बिजनेस में कॉमर्स आता है, बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग आती है, बिजनेस में प्रोफेशन आता है, बिजनेस में वोकेशन आता है, बिजनेस में एडवेंचर आता है, बिजनेस में वैगर आता है। ये सब चीजें आती है। अब आप कहोगे सर ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब चीजें क्या है दोस्तों? ट्रेड करना। जब आप ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, एक चीज खरीदा, एक चीज बेचा, एक चीज खरीदा, एक चीज बेचा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ट्रेड करना बिजनेस है। कॉमर्स का मतलब ये वो साइंस आर्ट्स वाला कॉमर्स नहीं है, यहां कॉमर्स का मतलब है बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग करना बिजनेस है। प्रोफेशन, आपके पास सीए का डिग्री है, डॉक्टर का डिग्री है, आपके पास इंजीनियर है, आप सीएस हो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो। तो जब आप अपना खुद का ऑफिस खोलकर बैठते हो, नौकरी नहीं, जब आप खुद का ऑफिस खोलकर बैठते हो, आप कंसल्टेंसी देते हो, देन यू आर डूइंग योर प्रोफेशन। वोकेशन, वोकेशन होता है शौक, शौकिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका हॉबी होता है। जैसे मान लो कोई एक्टर है, अब एक्टर का काम तो मूवी बनाना है, लेकिन वो कभी कभी पेंटिंग्स बनाकर भी बेचता है, पेंटिंग्स। अच्छा, पेंटिंग बनाना उसका हॉबी वाला वर्क है, मतलब उसको शौक है पेंटिंग्स बनाने का। तो दोस्तों, ट्रेड करना बिजनेस में आएगा, कॉमर्स बिजनेस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएगा, प्रोफेशन बिजनेस में आएगा, जो वोकेशन होता है, जो आपके शौक होते हैं, वो भी बिजनेस माने जाते हैं। अगर एक एक्टर जो एक्टिंग करता है, जिसका काम पिक्चर बनाना है, और अगर वो कभी कभी पेंटिंग्स बनाकर बेचेगा, तो भाई साहब वो जो पेंटिंग बनाकर बेचेगा ना, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। कोई एडवेंचर करता है, एडवेंचर, आप देखो कई बार मैं जैसे घूमने गया हूं, आप भी गए होंगे। जैसे आप कभी मान लो जैसे बीच वगैरह होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं। तो दीज आर कॉल्ड एडवेंचर, वो एडवेंचर है दोस्तों। तो वो लोग उसका आपसे फीस चार्ज करते हैं एडवेंचर कराने का। वैघर होता है बाजी लगाना, बाजी मतलब सट्टा लगाना। सट्टा लगाना समझते हो ना? आज 4 कबूतर उड़ेंगे, आज मैच के अंदर छक्का लगेगा, आज मैच में ये वाली टीम जीतेगी। ये क्या है भाई? ये है जुआ, गंदे गंदे काम, सट्टा लगाना, है ना? इसको बोलते हैं वैगर। और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीजें तो आएंगी आएंगी। इनके अलावा भी अगर कोई एक्टिविटी आप करोगे, देन इट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज बिजनेस। देखो, डेफिनेशन 2 तरह की होती है, एक होती है इंक्लूसिव, और दोस्तों एक डेफिनेशन होती है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि उसमें इंक्लूड्स लिखा होता है। जैसे आपने अभी ये 7 नाम पढ़े, ट्रेड करना, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वैघर, ये सारी चीजें क्या है भाई? बिजनेस है।
लेकिन बाद में क्या बोला, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, मतलब अगर और कोई काम भी कर रहे हो तो वो भी इसमें आएगा, वो भी इसमें आएगा दोस्तों। वेदर इट इज फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट्स, चाहे आपका ऑब्जेक्ट वहां पर बेनिफिट कमाना हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक छोटे से प्रॉफिट के लिए भी काम कर रहे हो या ना नो प्रॉफिट के लिए भी काम कर रहे हो दोस्तों, तो भी वो बिजनेस है। बाबा रामदेव क्या करते हैं, योग सिखाते हैं, और वो कहते हैं जी मैं इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाता। दवा बेचते हैं, बोले जी मैं इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाता। अब मुझे अंदर का पता नहीं भाई कितना प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जीएसटी की बात करूं, हो सकता है कि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना ना हो, लेकिन क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? मुझे जल्दी से बताओ, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? यस, वो बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, वो बिजनेस कर रहे हैं। सांड कहां से आ गया भाई? ट्रेड करना, कॉमर्स करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वैघर। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सलमान खान, सलमान खान की टी शर्ट पे क्या लिखा होता है? बीइंग ह्यूमन। वो उसका एनजीओ है, बीइंग ह्यूमन। मान लो सलमान खान क्या करता है भाई, वैसे तो मूवी बनाता है, मान लो सलमान खान को शानदार पेंटिंग बनानी आती है। अब सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को ऐसे मन में सोचा और उनकी पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाकर बाजार में बेच दी, और उस पेंटिंग से जो पैसा आया, उस पैसे को सलमान खान ने अपने एनजीओ में डोनेट कर दिया, जो उसका बीइंग ह्यूमन का एनजीओ है उसमें डोनेट कर दिया। बताओ दोस्तों क्या बिजनेस माना जाएगा? द आंसर इज यस। अरे पैसा आने के बाद मैं कुछ भी करूं यार, उस पैसे को मैं डांस करूं, मैं उस पैसे को फेंक दूं, मैं उस पैसे को जला दूं, मैं उस पैसे से पार्टी कर लूं, ये तो मेरी चॉइस है। मैं किसी को डोनेशन में दे दूं, इससे की फर्क पैंदा है? कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो ट्रेड करना, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वैघर, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, मतलब और कुछ भी आ सकती है। जैसे अभी मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, तो आपको मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूं वो यहां पर तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या वो बिजनेस है? यस, वो बिजनेस है। अच्छा, प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्ट है या नहीं है? डजंट मैटर, डजंट मैटर। दूसरी बात, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंशियल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, मतलब हमने सब क्लॉज ए में जो भी पढ़ा, हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, हमने कॉमर्स पढ़ा, हमने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी, हमने प्रोफेशन पढ़ा, अगर उसके साथ में मैं कोई इंसिडेंशियल एक्टिविटी करूंगा जो कि मेरा मेन काम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं और मैं अपने क्लाइंट्स को क्या देता हूं? कंसल्टेंसी, और एक्चुअल में देता हूं दोस्तों, है ना? मैं अपने क्लाइंट्स को एक्चुअल में कंसल्टेंसी देता हूं, मेरा काम सीए का काम है। लेकिन दोस्तों मैं कभी कभी कॉपी भी चेक करता हूं, मैं एग्जामिनर हूं, मैं कॉपी चेक करता हूं, उसका भी मुझे रेम्यूनरेशन मिलता है। अच्छा, वो तो मेरा प्रोफेशन नहीं है ना, लेकिन साथ में अगर मैं कुछ और इंसिडेंशियल वर्क भी करूंगा, एंसिलरी वर्क भी करूंगा, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस, उसे भी दोस्तों बिजनेस तो माना जाएगा। तो आपने जितनी भी एक्टिविटीज पॉइंट नंबर ए में पढ़ी है, उसके कनेक्शन में अगर कोई इंसिडेंशियल एक्टिविटी कैरिड आउट होती है, या कोई भी एंसिलरी एक्टिविटी, इंसिडेंशियल का मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब ए पॉइंट में तो सारा प्राइमरी था, सेकंड पॉइंट जो बी है उसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज है। अच्छा दोस्तों, ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी होंगी ना, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज बिजनेस, उसको भी बिजनेस माना जाए। पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है? एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए। आपने जो सब क्लॉज ए में पढ़ा था, वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मैं पूरे साल भर में मान लो एक पेंटिंग बनाकर बेचा, तो ऐसा नहीं है कि इससे मैं पेंटिंग रोज थोड़ी बनाता हूं, मैं तो कभी कभी बनाता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वॉल्यूम क्या है, आप कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हो, आपके उस काम में कंटिन्यूटी है या नहीं है, रेगुलरिटी है या नहीं है, डजंट मैटर, बट यू आर डूइंग बिजनेस। लेकिन आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो।
जैसे मेरे पास साल में मान लो 2 बार कॉपी आती चेक होने के लिए, तो मैं कोई हमेशा थोड़ी कॉपी चेक करता, लेकिन वो 2 बार भी अगर मैंने कॉपी चेक किया है तो आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम डूइंग बिजनेस। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले अगर मान लो कोई भी बंदा कैपिटल असेट्स परचेज करेगा, मशीनरी परचेज करेगा, फर्नीचर परचेज करेगा, तो अभी बिजनेस का कमेंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर उससे पहले मैं कुछ गुड्स खरीदना शुरू कर दूं, कुछ सर्विसेज लेना शुरू कर दूं, या मेरा बिजनेस बंद हो गया है उसके बाद में कोई ऐसी एक्टिविटी करूं कि मैं अपनी असेट्स को बेचूं, तो भाई साहब जो काम मैंने पहले किए हैं या बाद में किए हैं, बिजनेस को कमेंस होने से पहले किए हैं या बिजनेस को क्लोज होने के बाद में किए हैं, तो वो सारी चीजें भी बिजनेस है। अगर मैं असेट खरीदता हूं और मैं बिजनेस स्टार्ट होने से पहले खरीद लेता हूं, तो लॉ कहता है कि दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म बिजनेस, वो भी बिजनेस है। ई पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों? प्रोविजन बाई क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी for a subscription or any other consideration of the facilities or benefits to its members। जैसे दोस्तों काफी लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए होते हैं जिसके अंदर पूरी सोसाइटी होती है, क्लब होते हैं, क्लब के अंदर मेंबर्स होते हैं। अब दोस्तों मान लो मेरा बिजली का बिल आता है, अब मुझे पता था भाई बिजली का बिल अगर आएगा तो मुझे बार बार जमा कराना पड़ेगा, तो मैंने सोसाइटी को कहा आप जमा करा दिया करो, और मैं हर महीने 100 रुपए का कमीशन या जो चार्जेस है वो देता हूं सोसाइटी को। मुझे बताओ दोस्तों ये जो 100 रुपया मैंने दिया, क्या सोसाइटी यहां पर बिजनेस कर रही है? द आंसर इज यस। दोस्तों अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, जैसे पहले वो टीवी पे प्रोग्राम आता था गोकुल धाम सोसाइटी, अगर आपने कभी देखा हो तो, जिसमें भिड़े आता था, भिड़े, हाँ अर्चना जी भी आती थी, भिड़े भी आता था, है ना? तो उसमें क्या होता था भाई, सोसाइटी में क्या होता है, जैसे कॉमन मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ता है। आपके फ्लैट का तो क्लीनिंग आप करोगे, लेकिन जो बाहर का एरिया है जो कि कॉमन यूज होता है, वहां पर क्लब हाउस भी होता है। तो जैसे मैंने भी एक फ्लैट ले रखा अलग से जयपुर में जो आशियाना ग्रुप का है, तो मुझे हर महीना 5,500 रुपया उसका मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों मुझे बताओ, क्या वो मेंटेनेंस चार्ज मैं दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि मैं सोसाइटी की सर्विसेज यूज करूंगा, मैं वहां पर जो क्लब बना हुआ है उसकी सर्विसेज यूज करूंगा? अच्छा, जितने भी वहां पर फ्लैट ओनर्स हैं वो सब मेंबर कहलाएंगे सोसाइटी के, तो सोसाइटी अपने ही मेंबर्स से क्या लेगी? कंसीडरेशन लेगी, और बदले में क्या देगी? उनको फैसिलिटी, उनको सर्विस देगी। क्या सोसाइटी बिजनेस कर रही है? द आंसर इज यस, सोसाइटी यहां पर बिजनेस कर रही है, राइट। इसके बाद एडमिशन फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रेमाइसेस। आप कभी मूवी देखने गए हो दोस्तों, तो वहां पर टिकट लगता है, टिकट आप जब टिकट दोगे तभी वो आपको बैठने देगा अंदर। ऐसे ही दोस्तों जब आप किसी लाइव कॉन्सर्ट में जाते हो, जैसे यो यो हनी सिंह का प्रोग्राम हो रहा है और आप वहां पहुंच गए जी यो यो हनी सिंह का गाना सुनने, तो आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। तो आप जब टिकट खरीदोगे तो आपको वहां पर एडमिशन राइट मिल जाएगा दोस्तों। जैसे आईपीएल का मैच देखने जाते हो तो टिकट खरीदना पड़ता है, तो आपको वहां पर क्या मिल जाता है? आपको वहां पर राइट मिल जाता है, आपको वहां पर एक राइट मिल जाता है कि ठीक है भाई अब आप अंदर जा सकते हो। तो वो जो लोग हैं भाई, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मैच करवा रहे हैं या जो मूवी दिखा रहे हैं, दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर डूइंग बिजनेस। सर्विस सप्लाइड बाय a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation। दोस्तों किसी भी ट्रेड को चलाने के लिए, किसी भी प्रोफेशन को कैरिड आउट करने के लिए, या किसी वोकेशन को कैरी ऑन करने के लिए, अगर मैं किसी ऑफिस को खोलकर बैठा हूं या मैं उसके लिए एक अलग से ऑफिस भी बनाकर बैठा हूं दोस्तों, तो वो जो ऑफिस है जहां से मैं सर्विस दूंगा, दैट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस। मैं अगर किसी ऑफिस का होल्डर हूं विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड और प्रोफेशन और वोकेशन,
तो भाई आप जब किसी प्रोफेशन को चलाते हो तो आपको ऑफिस खोलना पड़ता है। तो वो जो ऑफिस आपने खोला है भाई, जहां से आप एक्टिविटीज को कैरिड आउट करोगे, तो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अच्छा, ये सर्विसेज वर्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन और वोकेशन था। तो फिर इसने नीचे अलग से लिखा कि सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, commerce और vocation। तो किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी प्रोफेशन को कैरिड आउट करने के लिए, किसी भी वोकेशन को चलाने के लिए हमको सर्विसेज देनी पड़ती है, और उन सर्विसेज को भी हम लोग क्या मानते हैं? बिजनेस। दैट इज ऑल्सो बिजनेस माय डियर फ्रेंड। दोस्तों एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब। अब आप कहेंगे सर ये रेस क्लब क्या होता है? दोस्तों रेस क्लब एक ऐसी जगह होती है जहां पर रेस लगवाई जाती है, जहां पर हॉर्स रेस लगवाई जाती है, बहुत तरह की रेसेस वहां पर लगवाई जाती है, इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर। अब आप कहोगे सर ये टोटलाइजेटर क्या चीज है? भाई साहब टोटलाइजेटर एक मशीन होती है। टोटलाइजेटर जो है वो एक बेसिकली मशीन को बोलते हैं टोटलाइजेटर। टोटलाइजेटर एक मशीन है, उस मशीन में क्या होता है? काउंट्स चलते हैं। जैसे अगर आपने कभी कोई मूवी वगैरह देखी हो जिसमें लॉटरी वगैरह खेलना सिखाते हैं, तो एक ऐसे राउंड राउंड क्लॉक टाइप नहीं होती है जिसमें आप अपना लकी नंबर लगाते हो? तो टोटलाइजेटर एक मशीन है, टोटलाइजेटर एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू रेस क्लब के अंदर एक्टिविटीज कैरिड आउट होती है। टोटलाइजेटर से और भी दूसरे गेम्स होते हैं। और अ लाइसेंस टू बुक मेकर, लाइसेंस टू बुक मेकर, बुक मेकर होते हैं बुकी, बुकी नहीं बुकी, बुकी जैसे मैच का सट्टा लगवाने वाले लोग, वो बुकी हैं। और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर। अब आप कहोगे सर मैच का सट्टा लगाना तो इनवैलिड है। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी चीजें इनवैलिड है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनवैलिड काम हमारी कंट्री में नहीं होते? होते हैं। तो क्या जीएसटी वाले ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम्हारी एक्टिविटी इनवैलिड है, हम जीएसटी नहीं लेंगे? अरे जीएसटी तो वैलिड एक्टिविटी पर भी लगेगा और अनवैलिड, इनवैलिड पर भी लगेगा। इफ इट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस एज वेल एज इट इज सप्लाई। तो बिजनेस होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का मतलब समझे, जहां पर सट्टा लगवाया जाएगा, जहां पर रेस ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, जहां पर जो बुकी बैठे होंगे, जो आपके ट्रांजेक्शन्स को बुक करते होंगे, तो वो सारी चीजें भाई साहब बिजनेस है। वो सारी की सारी चीजों को क्या माना जाएगा? बिजनेस। और एक मजे की बात सुनो दोस्तों, लास्ट पॉइंट, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो विच इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन विच दे आर इंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी। दोस्तों हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, हमारे देश में लोकल बॉडीज भी होती है। अच्छा, इन सबका काम क्या होता है? कई बार ये एक्टिविटीज करती हैं, ये ट्रांजेक्शन्स को कैरिड आउट करती है, इन विच दे आर इंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी। और दोस्तों ये लोग वहां पर एज अ पब्लिक अथॉरिटी काम करते हैं, डील करते हैं ये लोग। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी लोगों के लिए काम करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे केमिस्ट की शॉप होती है, दवा की दुकान, ऐसे दोस्तों सरकारी दवा की दुकान भी होती है जहां गवर्नमेंट सप्लाई होती है। तो जीएसटी का कानून ये बोला कि वैसे तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो वेलफेयर के काम करेगी, जनता के काम करेगी, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। लेकिन जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां स्टेट गवर्नमेंट, जहां कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर किसी भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन को करती है इन विच दे आर इंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस। जैसे अगर मान लो बिजली का सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, गवर्नमेंट की कंपनी बिजली सप्लाई कर रही है, तो क्या दोस्तों वो बिजनेस नहीं है? क्या एक प्राइवेट कंपनी अगर बिजली सप्लाई करेगी तो वो ही बिजनेस है? तो सरकार भी अगर एज अ पब्लिक अथॉरिटी किसी काम को करती है, देन इट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। तो एक बार आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो भाई। देखो अभी तक मैंने सबसे पहले, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो, कॉपी में लिखोगे तो मजा आ जाएगा। बाकी मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिए पीडीएफ, लेकिन आप कॉपी में लिखो दोस्तों, बहुत याद होगा आपको, सच्ची में मजा आएगा।
तो सबसे पहले सप्लाई, इसमें गुड्स और सर्विस का मीनिंग मैंने बता दिया, क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा ये सारा मैं बता चुका हूं आप लोगों को, राइट। इसके बाद सीजीएसटी एक्ट में गुड्स का डेफिनेशन कवर हो जाता है। गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। इसके बाद एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया। एक्शनेबल क्लेम के अंदर वैसे तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, लेकिन दोस्तों गुड्स होने के बावजूद भी सप्लाई तभी माना जाएगा, क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी कैसे लगाओगे। सप्लाई तभी माना जाएगा जब लॉटरी होगी, बैटिंग होगी, गैम्बलिंग होगी। कोई अगर अदर काम आप करोगे ना इन एक्शनेबल क्लेम का नेचर में, कोई अदर काम अगर आप करोगे तो हम उसको भाई साहब फिर सप्लाई नहीं मानेंगे, फिर हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। सर्विस क्या होता है मैंने बता दिया, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। लेकिन इंक्लूड क्या होता है वो भी मैंने बता दिया कि अगर आप मनी एंड सिक्योरिटीज के लिए कोई एक्स्ट्रा कंसीडरेशन देते हो देन इट शुड बी ट्रीटेड एज ए सर्विस। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस आपको एज ए प्रैक्टिस करवाए, तो आप इसको बीच में पॉज करके इन सारी चीजों को भाई साहब नोट जरूर कर लीजिएगा। बिजनेस क्या होता है ये अभी अभी बताया मैंने, ट्रेड करना, कॉमर्स करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोफेशन करना, वोकेशन करना, एडवेंचर करना, या और भी कोई सिमिलर एक्टिविटी अगर आप करोगे दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और ये जितनी भी चीजें मैंने बोली है भाई, इनके लिए अगर कोई इंसिडेंशियल या एंसिलरी वर्क आप करोगे तो वो भी बिजनेस है। और बिजनेस होने के लिए वॉल्यूम होना जरूरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी होना जरूरी नहीं है, कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी होना भी जरूरी नहीं। कमेंसमेंट से पहले या बिजनेस के क्लोजर के बाद अगर कोई एक्टिविटी होती है इन रिलेशन टू एक्वायरिंग और सप्लाइंग मशीनरी गुड्स, दैट शुड आल्सो बी अ बिजनेस। एक सोसाइटी, एक क्लब, एक एसोसिएशन अगर अपने मेंबर्स को कोई भी फैसिलिटी देगा, कोई भी बेनिफिट देगा, दैट इट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। किसी भी प्रमाइस में जाओगे और वहां पर दोस्तों एडमिशन का राइट मिलेगा तो दैट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस। वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस। आप अगर किसी प्रोफेशन या वोकेशन को चलाते हो जिसके लिए आपको ऑफिस खोलकर बैठना पड़ता है, जहां से आप सर्विसेज देते हो, दैट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस। रेस क्लब की एक्टिविटीज भी क्या होती हैं। और दोस्तों सरकार जो होती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के रूप में, पब्लिक अथॉरिटी के रूप में अगर सरकार भी कोई काम करेगी तो उसे भी हम लोग यहां पर बिजनेस बोलेंगे। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है भाई, इसको हम लोग शॉर्ट में पता है क्या बोलते हैं, इको। इको का मतलब होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब आप कहोगे सर ये इको इको क्या है, ये इको इको, इको का मतलब एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी क्लासेस ले रहे हो ऐप से, तो मैं अपने ऐप को ओन भी करता हूं, ऑपरेट भी करता हूं, मैनेज भी करता हूं, तो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं। मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं। आप फ्लिपकार्ट पर जाते हो, अमेजॉन पर जाते हो, अमेजॉन अम्मा जान, तो जब आप अमेजॉन पर जाते हो दोस्तों तो आप वहां पर गुड्स परचेज करते हो, या कभी कभी आपके घर में मान लो कोई चीज खराब हो गई, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको कारपेंटर चाहिए, तो एक कंपनी है अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप एक ऐप है दोस्तों, एप्लीकेशन है, उसे आप मोबाइल में डाउनलोड कर लो। आपको कभी होटल का रूम बुक कराना है तो आप ओला ओला की सर्विस ले लो, ओला ओला वाले आपको रूम बुक कर देंगे। ओला नहीं सॉरी, ओयो। ओला तो टैक्सी का है, ओला और उबर तो टैक्सी का है, वो ओयो है, ओयो रूम्स। तो ओयो रूम से होटल के कमरे बुक हो जाते हैं। तो ये जो ओयो वाला है या ये जो अर्बन क्लैप वाला है, जो अमेजॉन वाला है, ये सब कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये लोग एक प्लेटफॉर्म है इनका, उसको मैनेज करते हैं, उसको ओन करते हैं, तो दे आर कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये सब लोग कौन है भाई, ये सब लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, क्या होता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है दोस्तों अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में।
सेक्शन नंबर याद ना हो भाई, टेंशन नहीं लेने का। तो कंसीडरेशन का मतलब क्या है? क्योंकि अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग कंसीडरेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। और जो लोग इन डेफिनेशन को हल्के में ले रहे हैं ना भाई, मैं सच बता रहा हूं, अभी मैं आपको पूरा सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में। अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं आती है तो सप्लाई के कॉन्सेप्ट में आपसे गड़बड़ होंगी, और एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी भाई। तो डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। चलो भाई, कंसीडरेशन क्या चीज होती है? सबसे पहले, इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कंसीडरेशन के बारे में हम बात करेंगे कि गुड्स सर्विसेज के लिए कंसीडरेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है भाई एनी पेमेंट। ये कंसीडरेशन किसी सप्लाई के लिए दिया जा रहा है, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो, चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई हो, और चाहे वो बोथ की सप्लाई हो। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर जो वर्ड है ना कंसीडरेशन, उसका मतलब है पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट, मेड और टू बी मेड। अब देखो, इसमें एक तो वर्ड आया मेड, एक आया है टू बी मेड। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मेड का मतलब है भाई एक ऐसा पेमेंट जो मैं कर चुका हूं, इट इज ऑलरेडी पेड। और टू बी मेड का मतलब है जो अभी मैंने किया नहीं है लेकिन मुझे करना है, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई भाई, मुझे करना है। जैसे किसी स्टूडेंट ने क्लास लेने से पहले ही पेमेंट कर दिया तो उसको हम बोलेंगे पेड। एक होता है क्लास तो ले ली लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया, तो उसको बोलते हैं टू बी पेड, राइट? टू बी मेड, मेड बोलो पेड बोलो, वेदर इन मनी फॉर्म। देखो, कंसीडरेशन मनी के फॉर्मेट में भी हो सकता है और कंसीडरेशन अदरवाइज भी हो सकता है। जरूरी नहीं होता दोस्तों कि आपको गांधी जी मिले, आपको डॉलर मिले, रुपया मिले। जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन ऑलवेज इन मनी फॉर्मेट, इट मे बी इन अदरवाइज। अदरवाइज बोले तो जैसे मैंने सपोज करो किसी कार डीलर का ऑडिट किया। अब जब मैं वहां ऑडिट करने गया तो वो जो कंपनी थी, टाटा की कंपनी थी, उन्होंने बोला सर एक टाटा नैनो कार ले जाओ आप। मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा कार का, मेरे पास ऑलरेडी बड़ी कार है। कि सर ले जाओ ले जाओ, हमारी कार नहीं बिक रही तो आपको हम ऑडिट फीस इस बार कार के फॉर्म में देते हैं। मैंने कहा यार ये बहुत गलत बात है। अच्छा, मेरे साथ ये जो आर्टिकल वगैरह होते हैं ना ऑफिस में, ये भी गए थे। ये पता है क्या बोलते हैं? सर ले लो कार ले लो, अपने काम आएगी ऑफिस में। हम लोग कहीं जाएंगे ना क्लाइंट के तो इसी कार में जाएंगे। मैंने कहा चुप करो बिल्कुल। तो दोस्तों बताओ ये कितनी गलत बात है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या दोस्तों मुझे कंसीडरेशन नहीं मिला? क्या मैंने ऑडिट फ्री में करी? दोस्तों मैंने यहां पर ऑडिट फ्री में नहीं करी है। मैंने यहां पर जो ऑडिट है वो फ्री में नहीं करी है। मैंने ऑडिट यहां पर फ्री में नहीं करी है। क्यों नहीं करी है भाई फ्री में? मैं समझाता हूं बात। दोस्तों मैंने काम किया तो मुझे बदले में पैसा नहीं मिला, लेकिन मुझे कार मिल गई। और वो जो कार थी दोस्तों वो मुझे काइंड के फॉर्मेट में मिली, काइंड के फॉर्मेट में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, वेदर इन मनी फॉर्म और अदरवाइज, बाई द रेसिपिएंट। हमेशा कंसीडरेशन कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा, और बाई एनी अदर पर्सन। देखो पहले पुराने लॉ में हम क्या बोलते थे? सेलर, और सामने वाले को बोलते थे बायर। लेकिन जब से जीएसटी आया है, अच्छा सर्विस टैक्स में बोलते थे सर्विस का प्रोवाइडर, और जो सर्विस को लेता था उसको क्या बोलते थे? सर्विस का रिसीवर। लेकिन दोस्तों अब सेलर बायर वर्ड नहीं बोलते, अब जो सेलर होता है उसको बोलते हैं सप्लायर। जो बंदा माल बेचेगा, जो बंदा गुड्स को सेल करेगा उसको हम सेलर बोलेंगे। जो बंदा सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको भी हम सप्लायर बोलेंगे। और जो बायर होता है ना, बायर जो आपकी सर्विस को लेगा, जो आपसे गुड्स खरीदेगा, उसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट। उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। तो सप्लायर का काम है भाई सप्लाई देना। अच्छा, वो सप्लाई किसको देता है? रेसिपिएंट को देता है, और रेसिपिएंट उसके बदले में कंसिडरेशन पे करता है। तो आपको इस पूरे लॉ के अंदर जब जब ये कंफ्यूजन हो कि हु इज सप्लायर एंड हु इज रेसिपिएंट,
बिकॉज दोस्तों आगे आने वाले चैप्टर में ये काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज। यू हैव टू नो कौन सप्लायर है, कौन रेसिपिएंट है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप समझ जाना, जो बंदा कंसीडरेशन पे करेगा, जो बंदा कंसीडरेशन पे करेगा उसे हम लोग रेसिपिएंट बोलेंगे। और ये कंसीडरेशन जिसको दिया जाएगा, ये कंसीडरेशन जिसको दिया जाएगा भाई, तो जिसको दिया जाएगा वो कौन है? सप्लायर। तो सप्लायर का मतलब क्या होता है भाई? जो सप्लाई करता है, वेदर गुड्स, वेदर सर्विस और वेदर बोथ। और रेसिपिएंट कौन होता है? जो कंसीडरेशन पे करता है। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी फॉर्म or otherwise, it may be in monetary form, it may be non-monetary form, by the recipient or any other person, but shall not include any other person। का मतलब जैसे ए सप्लायर था, बी रेसिपिएंट था, तो बी ने ए से क्या ली थी? सर्विस ली थी, तो बी को पैसे देने। अच्छा, बी ने क्या किया भाई? सी को इंस्ट्रक्शन दिया कि सी तुम पेमेंट कर दो मेरे बिहाफ पर, तुम मेरे बिहाफ पर क्या कर दो? पेमेंट कर दो। इसीलिए लिखा है बाई द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सपोज करो दोस्तों मैंने एक सोलर प्लांट लगवाया, सोलर प्लांट, मैं रेसिपिएंट हूं और मैंने एक सोलर प्लांट लगवाया। ये बातें केवल आप सुन लो ताकि आपको लॉ समझ में आ जाए। अब सपोज करो दोस्तों मेरा जो सोलर प्लांट है वो 10 लाख का लगा, लेकिन मेरे को यहां गवर्नमेंट से 35% सब्सिडी मिल गई तो मुझे कितने पैसे देने पड़े? ओनली 6.5 लाख। तो मैं रेसिपिएंट था, रेसिपिएंट वो होता है जो पैसे देगा, जिसने सप्लाई ली है। तो मैंने उस सप्लाई में से 6.5 लाख पे किया। बताओ दोस्तों मैंने 3.5 लाख क्यों नहीं पे किया? बिकॉज इट इज ए गवर्नमेंट सब्सिडी, इट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मे बी स्टेट गवर्नमेंट। तो बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन में कंसीडरेशन का मतलब क्या है? यहां कंसीडरेशन का मतलब 10 लाख है या यहां पर कंसीडरेशन का मतलब 6.5 लाख है? तो दोस्तों द आंसर इज दैट यहां कंसीडरेशन का मतलब 6.5 लाख है, 6.5 लाख। ये जो 6.5 लाख रुपया है ना, इसको हम लोग कंसीडरेशन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हमें क्या मिली है? सब्सिडी। गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? सब्सिडी। तो जो सब्सिडी वाला पार्ट होता है ना, दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए कंसीडरेशन। अगर जब हम आगे चलकर जीएसटी लगाने की बात करेंगे, देखो अभी जीएसटी लगाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मैं आपको गुड्स समझाया, अभी तो मैं आपको सर्विस समझाया, अब मैं आपको उसका सप्लाई करना बताऊंगा, सप्लाई किसे बोलते हैं। फिर सप्लाई के बाद में एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे हम। मान लो जी कोई चीज गुड्स भी है, सर्विस भी है, उसकी सप्लाई भी हो गई, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है तो बोलो जीएसटी नहीं लग पाएगा। तो जीएसटी कब लगता है? जब गुड्स भी होनी चाहिए, सर्विसेज भी होनी चाहिए, गुड्स या सर्विस में कोई एक होना चाहिए, प्लस उसका सप्लाई होना जरूरी है, प्लस वो नॉट एग्जेम्प्ट, लॉ के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, देन जीएसटी इज लेविएड। तब जाकर दोस्तों जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, कंसीडरेशन का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉर बियरेंस, फॉर बियरेंस। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉर बियरेंस? सपोज करो दोस्तों एक बंदा है ड्राई क्लीन वाला, ड्राई क्लीन वाला है वो, तो वो हमारे ऑफिस में आता है और हमसे कहता है सर मेरी है ना इस बार की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। अच्छा दोस्तों मैंने उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और दोस्तों मैंने उससे पैसे नहीं लिए, मैंने उससे पैसे नहीं लिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए उससे। दोस्तों अभी शादी का सीजन चल रहा, मैरिज ओकेजन चल रहे बहुत सारे, तो मुझे 4-5 कोट अपना ड्राई क्लीन करवाना था, तो मैं उसकी दुकान पर देकर आ गया, उसने मेरे कपड़े ड्राई क्लीन कर दिए। अच्छा उसने भी मेरे से पैसे नहीं लिए। बताओ दोस्तों क्या मैंने सामने वाले को सर्विस दी
क्या मुझे उसका कंसीडरेशन मिला या नहीं मिला? जल्दी से बताओ। यस, मिला। अरे मैंने आईटीआर फाइल किया लेकिन उसने मेरे कपड़े का ड्राई क्लीन करके दिया। तो अगर कोई बंदा काम करके भी दे रहा है ना, एनी एक्ट, एक्ट का मतलब ये वो लॉ वाला एक्ट नहीं है, यहां एक्ट का मतलब है सामने वाला आपको काम करके दे रहा, तो उस काम का कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू तो होगा, दैट शुड बी द कंसिडरेशन। मान लो एक कोट का ड्राई क्लीन 100 रुपया में होता है, मैंने 4 कोट करवा लिए उससे, तो 400 इज द मॉनेटरी वैल्यू। फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस भी कंसिडरेशन होता है। ये फॉरबियरेंस क्या होता है? किसी काम को टालना, डेफर करना, फॉरबियरेंस होता है। वो भी दोस्तों एक तरह से क्या है? कंसिडरेशन। फॉरबियरेंस का भी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है। मैंने किसी को मान लो कोई भी काम करके दिया और सामने वाले ने मेरे को किसी चीज में हेल्प करी, किसी चीज में उसने मेरी हेल्प करी दोस्तों, किसी चीज में उसने मेरी क्या करी? हेल्प करी। तो काम करो, एक्ट करो, कोई फॉरबियरेंस करके चुप रहकर अगर मान लो आपकी हेल्प करता है, दैट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज ए कंसीडरेशन। वो कंसीडरेशन है भाई। सपोज करो मेरी कोई बात है, कोई राज है मेरा, राज, राज 1 राज 2, वो किसी को पता है, ठीक है, वो किसी को पता है दोस्तों। अच्छा मैंने उसको कहा यार ये राज तू किसी को मत बताइए, तो एक तरह से वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो फॉरबियरेंस कर रहा है। तो वो जो काम करेगा या काम नहीं करेगा या चुप रहेगा, दैट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज ए कंसीडर। इन सबके एग्जांपल्स है हमारे पास, अभी मैं नीचे एग्जांपल्स भी कराऊंगा आपको। तो कंसीडरेशन का मतलब फटाफट से लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो, है ना, पॉज करके लिख लो क्या मतलब होता है कंसीडरेशन का। अच्छा दोस्तों पहले एक लाइन पढ़ लो लास्ट में, फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। जो डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, कोई भी डिपॉजिट्स दोस्तों जो किसी सप्लाई के रेस्पेक्ट में दिए गए हैं, नॉट टू बी कंसीडर्ड एज पेमेंट अनलेस सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज फॉर द सेड सप्लाई। सुनो मेरी बात, एक वर्ड होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। दोस्तों ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, इसे हम लोग कंसीडरेशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भाई ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है। जैसे हमारा एक पीजी चलता है दोस्तों, उसके अंदर हम सीए स्टूडेंट्स को रखते हैं, बॉयज को, लेकिन हम उनसे क्या करते हैं, जो भी रेंट होता है रूम का उसके अलावा 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। 1 महीने का जो रेंट है ना, उसके बराबर हम उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। बताओ सिक्योरिटी डिपॉजिट हम क्यों लेते हैं? आप में से भी बहुत सारे लोग कहीं पीजी वगैरह में, हॉस्टल में रहे होंगे या रहते होंगे। क्यों लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट? ताकि भाई आप जब वहां से खाली करके जाओ तो सामने वाले की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो आपने। अच्छा वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना दोस्तों, वो रिफंडेबल होता है। क्यों होता है रिफंडेबल? क्योंकि भाई वो तो एक सिक्योरिटी मनी है कि कल को आप कोई भी नाटक करोगे तो मकान मालिक आपके पैसे काट लेगा सिक्योरिटी में से। लेकिन क्या वो सिक्योरिटी मनी दोस्तों कंसीडरेशन है? नो। हाँ लेकिन अगर मान लो आपने किसी महीने का रेंट पे नहीं किया या आपने बिजली का पैसा नहीं दिया और मकान मालिक ने उस सिक्योरिटी मनी में से पैसा काट लिया, सपोज आपका 5,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट था, तो ये 5,000 कंसीडरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी लगने के लिए कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। तो 5,000 कंसीडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी नहीं लगाओगे आप। लेकिन सपोज करो आपका 2,000 का रेंट अभी ड्यू था, वो आपने पे नहीं किया था और मकान के ओनर ने 5,000 की सिक्योरिटी में से 2,000 काट लिया और उसने 3,000 रुपया आपको रिफंड कर दिया जब आप मकान खाली करके जा रहे थे। बताओ दोस्तों ये जो 2,000 रुपया एडजस्ट किया है रेंट का, क्या ये कंसीडरेशन है? द आंसर इज यस, ये कंसीडरेशन है। तो देखो मैंने लिखा भी नीचे, बट अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई not be considered as payment unless supplier apply such deposits as a consideration for the said supply, for the said supply।
ये देखिए दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं। रतन टाटा, रतन टाटा का नाम तो सुना होगा आपने। रतन टाटा ने 1000 खोखा, खोखा मतलब करोड़, किसी इररिवोकेबल ट्रस्ट को उधार दे दिए। इररिवोकेबल का मतलब होता है कि एक बार अगर आप पैसा डोनेट कर देते हो तो भाई आप उसको वापस नहीं ले सकते, वो इररिवोकेबल होता है। बताओ दोस्तों, क्या ये जो पैसा दिया गया है, क्या आप इसको कंसिडरेशन बोलोगे? द आंसर इज नो। एक बार स्क्रीन को छुपा लेता हूं। बताओ भाई, रतन टाटा ने 1000 करोड़ रुपया इररिवोकेबल ट्रस्ट को दिया है, क्या आप इसको कंसिडरेशन बोलोगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कंसीडरेशन होता है इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो भाई आप सामने वाले को 1000 करोड़ दे रहे हो, लेकिन वो तो आपको कोई सप्लाई भी नहीं दे रहा। तो भाई साहब हम इसको कंसीडरेशन नहीं मानेंगे। ये जो डोनेशन दिया गया है, इट इज नॉट अ कंसीडरेशन। लेकिन दोस्तों, एक कंपनी है रामू लिमिटेड, रामू, उसने किसी एनजीओ को 1 लाख रुपया दिया। एनजीओ को कितना पैसा दिया? 1 लाख रुपया, विद अ कंडीशन कि एनजीओ विल पुट अ बैनर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय रामू इन इट्स ऑफिस। बताओ, अब जैसे सपोज करो मेरी क्लासेस चलती हैं, तो कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ट्रस्ट है वहां पर, तो वो मेरे से बोले सर भगवान के लिए कुछ डोनेशन दो। मैंने 1 लाख रुपए का चेक काट के दिया। लेकिन मैंने बोला भाई जो मेरा नाम का फोटो है, मेरी क्लासेस है, अमित खांडल क्लासेस, आप उसका बैनर वहां पर लगा देना मंदिर में, ताकि आते जाते दर्शक देखेंगे तो मेरा विज्ञापन हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। बोलो दोस्तों, क्या ये कंसीडरेशन है? यस। ये पैसा आपने एज ए डोनेशन जरूर दिया है, लेकिन सामने वाला एक तरह से आपको एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, उसने आपके नाम का बैनर लगा दिया। तो भाई साहब, जब आपके नाम का बैनर लगा दिया, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज अ कंसीडरेशन। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि कई लोग पैसा डोनेट करते हैं, और पैसा डोनेट करके उनके घर वालों की याद में या उनकी पुण्यतिथि पर आपने वहां पर लिखवा दिया कि भाई ये जो वाटर कूलर है या यहाँ पर जो भी चीज है ये मैं दे रहा हूं, या मैंने ये कमरा बनवा के दिया है और मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं जी, और आपने वहां पर अपना वो लगवा दिया, स्टोन, घर वालों का नाम लिखवा दिया। दोस्तों, क्या ये कंसिडरेशन है? नहीं, क्योंकि वो तो केवल एक आइडेंटिफिकेशन है, एज ए ग्रेचुअस है वो तो, उससे आपका बिजनेस का तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, मेरी क्लास का थोड़ी ऐड हो रहा है। अरे हमारा कोई मान लो फैमिली मेंबर है, हमारे कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, हम उनकी मेमोरी में, हम उनकी याद में स्टोन लगवाते हैं, और हमने 1 लाख रुपए दान दे दिया, डोनेशन दे दिया, हम उससे कोई बिजनेस बेनिफिट नहीं उठा रहे। क्या दोस्तों उसे कंसिडरेशन माना जाएगा? नो, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन रिलेशन टू एनी सप्लाई। लेकिन अगर आपके नाम का बैनर वहां लग रहा है, एक ट्रेड कनेक्शन वहां पर अगर दिख रहा है दोस्तों, ट्रेड कनेक्शन, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन। एक सीए है, उसने पे किया नॉन कॉम्पीट फीस टू वन ऑफ हिज फ्रेशली क्वालिफाइड आर्टिकल, नॉट टू टेक इट्स क्लाइंट्स एंड कॉम्पीट इन द सेम फील्ड। मान लो जी हमारे ऑफिस में एक आर्टिकल था, वो सीए बन गया। अब मुझे पता था भाई इस आर्टिकल का पार्टी से बहुत लेना देना है, जानता है, ये सबके मुंह लगा हुआ है। तो मैंने आर्टिकल को बुलाया, मैंने कहा देखो भाई तुम सीए बन गए हो, मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा। बोले सर किस खुशी में? सीए बनने की खुशी में। मैंने कहा नहीं, इस बात के दूंगा कि जो तुम सीए बन गए हो ना, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन भाई मेरी एक बात सुन लेना, मेरे ऑफिस के जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनको तुम किसी भी तरीके से अप्रोच नहीं करोगे, मेरे सेम फील्ड में तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम और कोई प्रैक्टिस कर लो, ये काम नहीं करोगे। कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा ये 5 लाख का चेक देखा है, हाँ सर मैं नहीं करूंगा प्रैक्टिस, मैं आपके क्लाइंट से बात भी नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस आया था ना ये ना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसे भी हम लोग कंसिडरेशन बोलेंगे। यस, उसको भी हम कंसिडरेशन बोलेंगे। दोस्तों, ये जो फार्मा कंपनीज होती है, नेक्स्ट एग्जांपल, फार्मा कंपनीज पता है आपको, दवाई वाली कंपनियां। तो अभी कभी भगवान ना करे, लेकिन जैसे कि बार डॉक्टर की जाना पड़ता है, बीमारी ज्यादा हो जाती है, तो
वहां पर बहुत सारे एमआर बैठे होते हैं दोस्तों। एमआर का फुल फॉर्म होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, ये जो एमआर लोग होते हैं ना, ये एमआर लोग क्या करते हैं भाई, ये डॉक्टर्स को काफी चीजें एज ए गिफ्ट देते हैं। फ्लैट गिफ्ट में दे दिया, मोबाइल गिफ्ट में दे दिया, कभी उनका फॉरेन का टूर अरेंज करवा दिया, एज एन इंड्यूसमेंट फॉर प्रेस्क्राइब देयर मेडिसिन। तो ये लोग फ्री में थोड़ी देते हैं, ये इसलिए देते हैं भाई कि उनकी कंपनी की दवा को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। अगर आप कभी इनकम टैक्स में पढ़े हो तो इसको बोलते हैं फ्री बीस। ये जो फ्री बीस होती है, ये इनकम टैक्स में खर्चा नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये लॉ के अंदर मना है। लेकिन दी तो जाती है ना भाई, ये गिफ्ट तो दिया जाता है ना। फ्लैट गिफ्ट में मिल जाता है, मोबाइल गिफ्ट में मिल जाता है, आपको विदेश यात्रा के टिकट गिफ्ट में मिल जाते हैं, क्योंकि आप उसकी कंपनी का दवा प्रेस्क्राइब कर रहे हो। तो मुझे बताओ दोस्तों, क्या फार्मा कंपनी डॉक्टर को कंसिडरेशन पे कर रही है? द आंसर इज यस। चाहे भाई वो मनी के फॉर्म में नहीं देती हो, अगर वो काइंड के फॉर्मेट में भी देगी, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। तो आप अगर देखोगे यहां पर नीचे तीनों में यस लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिए जहां रतन टाटा ने किसी ट्रस्ट को बिना किसी कंडीशन की 1000 करोड़ दिया। इट इज नॉट ए कंसिडरेशन बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन रिलेशन टू एनी सप्लाई। सेकंड एग्जाम्पल में 1 लाख रुपया दिया, लेकिन आपने अपनी बैनर लगाने की शर्त रख दी, तो ये कंसिडरेशन है। एक सीए ने नॉन कॉम्पिट फीस दी आर्टिकल को कि भाई अब वो सीए बन गया है, लेकिन वो अपने क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं करेगा, तो एक तरह से जो सामने वाला बंदा है वो आपको सर्विस दे रहा है, और आप उसको एज ए कंसिडरेशन में क्या दे रहे हो? 1 लाख रुपया। ये है, वो पे कर रहा है नॉन कॉम्पिट फीस, कंसिडरेशन है। फार्मा कंपनी डॉक्टर को गिफ्ट में फ्लैट दे रही है, तो वो जो गिफ्ट में फ्लैट दिया गया है ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। अरे मुझे पता है वो इमूवेबल है, लेकिन कंसिडरेशन तो मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। वो तो मनी के फॉर्मेट में भी हो सकता है और काइंड के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो अभी मैंने आप लोगों को कंसीडरेशन का मीनिंग समझाया। कंसीडरेशन किसको बोलते हैं, राइट? अच्छा, ये प्रैक्टिस एग्जांपल समझ में आए क्या आप लोगों को? यस सर। एक्शनेबल क्लेम में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम किसी रॉ मटेरियल को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस, या किसी इनपुट को हम लोग प्रोसेस करते हैं और एक नया प्रोडक्ट निकल कर आता है, न्यू प्रोडक्ट, जिसका एक नया नाम हो, करेक्टर हो, यूज हो, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यार अब कोई फर्क नहीं पड़ता जीएसटी में, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे आप ट्रेड करो, चाहे आप किसी को सर्विस दो, सब बराबर है दोस्तों, सबको सप्लाई माना गया है। तो मैन्युफैक्चर वर्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को जब प्रोसेस किया जाता है, तो प्रोसेस करने से जो भाई आउटकम निकल कर आएगा, जो अपने आप में एक अलग नाम होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, यूज होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सपोज करो आपको एक नया सिस्टम बनवाना था, पीसी। तो आप मार्केट से मदरबोर्ड लाए, एक बंदा था कंप्यूटर वाला, वो मार्केट से मदरबोर्ड लाया, कैबिनेट लेकर आया, रैम लेकर आया, हार्ड डिस्क लेकर आया, और भी जो आइटम्स होते हैं कंप्यूटर बनाने में वो सारे खरीद के लाया, और उसने इन सारी चीजों को असेंबल्ड कर दिया, असेंबल्ड, और असेंबल्ड करने के बाद एक कंप्यूटर बनके तैयार हो गया। बताओ दोस्तों, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है? यस, ये मैन्युफैक्चरिंग है। क्योंकि दोस्तों जो भी चीजें इसमें लगाई गई हैं, उनको लगाने के बाद एक नई चीज निकल कर आनी चाहिए, डिफरेंट नेम, डिफरेंट करेक्टर, डिफरेंट यूज, इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कपड़े से आप रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हो, तो नई चीज बना दी आपने। जैसे ये शर्ट है, टाई है, तो भाई शर्ट अपने आप में एक अलग नई चीज बन गई, इट इज मैन्युफैक्चरिंग। शर्ट बनने से पहले तो ये एक सिंपल कपड़ा थी,
अब अगर मुझे शादी पार्टी में जाना है तो क्या मैं कपड़े को लपेट के चला जाऊं? ना भाई ना, मैं शर्ट पहनकर जाऊंगा। तो कपड़े से क्या बनाना पड़ा? शर्ट। तो शर्ट एक अलग चीज है भाई, एक नई चीज निकल कर आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर है। अच्छा दोस्तों बताओ, कंप्यूटर पहले से बना हुआ था लेकिन वो थोड़ा स्लो चलता था, तो हमने किसी कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाया, अपने आप को बहुत बड़ा इंजीनियर बताता था। हमने कहा भाई कंप्यूटर इंजीनियर एक काम करो, कि हाँ जी बताओ क्या काम करूं, कि तुम ऐसा करो भाई, तुम ऐसा करो कि इस कंप्यूटर का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, ये थोड़ा स्लो चलता है, इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ा दो। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है? नो। पहले भी कंप्यूटर था, आज भी कंप्यूटर है। हाँ, उसकी स्पीड बदल गई, उसका स्टोरेज कैपेसिटी चेंज हो गया, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी बनकर। पहले भी डेटा प्रोसेस करता था, आज भी डेटा प्रोसेस करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ में आया क्या आप लोगों को? बोलो भाई, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ में आया क्या? हाँ सर, बहुत जोर से आया, बहुत जोर से। तो ये डेफिनेशन भाई साहब हल्के में मत लेना। अगर अभी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आगे आने वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो ये डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत 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 जगह पर काम आएगी। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। देखो, सबसे पहली बात, जीएसटी लगने के लिए सप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि बिना सप्लाई जीएसटी लग ही नहीं सकता। सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सेक्शन 7 में पढ़ाऊंगा। अच्छा, सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है। गुड्स का मतलब क्या है मैं बता चुका हूं, सर्विस का मतलब क्या है मैं बता चुका हूं, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज दो चीजें ऐसी है जो ना तो गुड्स है और ना सर्विस है। लेकिन अगर मनी और सिक्योरिटीज को ट्रांजिट करने के लिए कोई अलग से ब्रोकरेज कमीशन या सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होता है, तो वो जो सेपरेट कंसिडरेशन है भाई, वो सर्विस माना जाए। इसके बाद मैंने गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन, बिजनेस की डेफिनेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब क्या है, ये सारी तमाम बातें आपको बताई। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड क्या है, ये सारी बातें बताई। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम सप्लाई वर्ड पढ़ेंगे कि सप्लाई किसे कहते हैं, क्योंकि जीएसटी लगने के लिए सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है सप्लाई का, जो मैं आपको सेक्शन 7 के अंदर पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। लेकिन दोस्तों ये जो सप्लाई होती है ना, सप्लाई, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब सप्लाई होने से जीएसटी लग जाएगा ये भी जरूरी नहीं है। अगर सप्लाई में से कोई चीज एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट क्या देती है उसके ऊपर? एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन को हटाने के बाद जो बचेगा ना, दैट इज टैक्सेबल, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले गुड्स या सर्विस का होना जरूरी है, या बोथ का होना जरूरी है। फिर उन गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई होना जरूरी है, सप्लाई। अच्छा, सप्लाई में से अगर एग्जम्पशन है तो वो हटेगी, बैलेंस अमाउंट पर ही क्या लगेगा? जीएसटी। तो गवर्नमेंट यहां पर एग्जम्पशन भी देती है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, अब सप्लाई भी कितने कितने टाइप्स की होती है। ये देखो, सप्लाई के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहां पर लिखे हुए हैं दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहां पर लिखे हुए हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सप्लाई भी भाई लोगों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे एक का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई, और एक होती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक तो होती है टैक्सेबल सप्लाई, एक होती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक होती है एग्जम्प्ट सप्लाई। तो आपको ये तीन चीजें बहुत ज्यादा काम आएगी पूरे जीएसटी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि भाई सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं आपको सेक्शन 7 में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन सप्लाई के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे एक तो होता है टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और एक होता है दोस्तों एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सप्लाई। सबसे पहली बात, टैक्सेबल सप्लाई क्या है?
कोई भी ऐसी सप्लाई, वेदर इन रिलेशन टू गुड्स, वेदर इन रिलेशन टू सर्विस, तो मैंने एंड भी लिखा है और भी लिखा है, या तो गुड्स हो या सर्विस हो या बोथ हो। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसमें गुड्स भी होता है, सर्विस भी होती है, विच इज चार्जेबल टू टैक्स। अरे भाई कोई भी ऐसी सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा या लगाया जा सकता है, कोई भी गुड्स हो कोई भी सर्विस हो जिसकी सप्लाई पर टैक्स लगाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाई। तो केवल सप्लाई होने से जीएसटी नहीं लगता, उस सप्लाई का क्या होना जरूरी है, टैक्सेबल। ठीक है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सप्लाई टैक्सेबल है या नहीं है? इसके लिए भाई साहब मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज कॉल्ड एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। तो अगर कोई सप्लाई एग्जम्पशन वाले चैप्टर में कवर हो गई तो समझ जाना वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। तो जीएसटी लगने के लिए सप्लाई का टैक्सेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर। सर ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है सर, इसका क्या मतलब है? अच्छा, नॉन टैक्सेबल से पहले मैं आपको एग्जम्प्ट सप्लाई पढ़ा देता हूं। एग्जम्प्ट सप्लाई का क्या मतलब है? तो टैक्सेबल सप्लाई का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे कि जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन दोस्तों एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है, फिर एग्जम्प्ट के बाद नॉन टैक्सेबल भी समझाऊंगा। देखो सप्लाई चाहे एग्जम्प्ट हो या नॉन टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो या नॉन टैक्सेबल हो, दोनों पर ही जीएसटी नहीं लगता। यहां पर भी जीएसटी नहीं लगता और दोस्तों यहां पर भी जीएसटी नहीं लगता। तो फिर दोनों में सर डिफरेंस क्या है? सुनो मेरी बात। लॉ ने बोला एग्जम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स। सपोज करो दोस्तों पेन जो है वो गुड्स की कैटेगरी में आता है। जैसे मैं आपको पेन बेचूंगा तो पेन गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो इस पेन के ऊपर मान लो जीएसटी की रेट गवर्नमेंट ने 0 कर रखी है, तो बताओ क्या ये एग्जम्प्ट सप्लाई है? पेन बेचना तो सप्लाई है, लेकिन पेन के ऊपर रेट 0 है दोस्तों, पेन के ऊपर रेट 0 है। बताओ दोस्तों ये सप्लाई कौन सी सप्लाई मानी जाएगी? एग्जम्प्ट सप्लाई। और मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो पेन के सामने रेट लिखी है 12% जीएसटी की, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन या तो सेक्शन 11 में निकलेगा सीजीएसटी एक्ट के अंदर, जो मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा आपको, या नोटिफिकेशन सेक्शन 6 में निकलेगा ऑफ आईजीएसटी एक्ट। और गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, जो 12% का रेट था उसको 0 नहीं किया, वो रेट तो पहले भी 12% था और दोस्तों वो आज भी 12% है, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकालकर उसको टेम्पोररी एग्जम्प्ट कर दिया कि भाई फिलहाल हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो बोलो दोस्तों क्या वो भी एग्जम्प्ट सप्लाई है? द आंसर इज यस, वो भी एग्जम्प्ट सप्लाई है। तो एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है कोई भी ऐसा गुड्स, कोई भी ऐसी सर्विस जिसका टैक्स रेट 0 हो, या अगर टैक्स रेट 0 नहीं भी है लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकालकर उसको एग्जम्प्ट कर दिया, देन इट इज ट्रीटेड एज एग्जम्प्ट सप्लाई माय डियर फ्रेंड। लेकिन देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो अब आप कहोगे सर ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या भला है? तो मैं आपको एक बार पहले नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब समझा। दोस्तों नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब यह है जिन्हें जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर रखा गया, जिन्हें जीएसटी के प्रीव्यू से ही बाहर रखा गया, कोई भी ऐसा गुड्स, कोई भी ऐसी सर्विस जिनको जीएसटी के प्रीव्यू से ही बाहर रखा गया। मतलब एक तो होता है जीएसटी के प्रीव्यू में तो है लेकिन गवर्नमेंट ने रेट 0 कर रखी है,
या गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन निकाल रखा है। एक होता है कि उसको जीएसटी के प्रीव्यू से ही बाहर कर दिया। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, मतलब उस पर टैक्स का लेवी नहीं होगा। कौन सा सप्लाई है जिस पर लेवी नहीं होगा? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पढ़ा था आप लोगों ने, शराब जो होती है, बेसिक वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि भाई शराब पर कभी जीएसटी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि शराब पर ड्यूटी लगाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी में नहीं आने दिया दोस्तों। आज भी एल्कोहलिक लिकर पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट का वैट या जो सेल टैक्स होता था पुराना वो लगता है। तो भाई एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी कभी नहीं लग सकता, क्योंकि वो तो जीएसटी के प्रीव्यू से ही बाहर है। Those supply that are excluded from the scope of taxation under GST are covered by this definition. तो एल्कोहलिक लिकर हो गई नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इसके अलावा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी मैंने आपको बेसिक चैप्टर में बताया थे। पेट्रोल हो गया जिसको हम लोग मोटर स्पिरिट बोलते हैं, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, टरबाइन फ्यूल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया। तो ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पर अभी कोई जीएसटी का रेट नोटिफाइड नहीं है। अरे रेट नोटिफाइड है लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा गुड्स, कोई भी ऐसी सर्विस जिसे अभी फिलहाल जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर रखा गया है, जिसमें एल्कोहलिक लिकर का नाम आता है, जिसमें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नाम आता है, ये सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है? एग्जम्प्ट सप्लाई बड़ी टर्म है दोस्तों, जैसे यूं समझ लो, यूं समझ लो, ऐसे समझो, जैसे ये इतना बड़ा जो टर्म है इसको हम बोलते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई। और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो एग्जम्प्ट सप्लाई का ही एक पार्ट है। वो एग्जम्प्ट सप्लाई का ही एक पार्ट है। जैसे शराब है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उन पर जीएसटी का रेट ही नहीं है, तो वो है तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन वो एग्जम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड है। अच्छा, एग्जम्प्ट सप्लाई में और कौन आएंगे? जिस पे जीएसटी की रेट 0 है, जिस पे जीएसटी की रेट सपोज 12% है, लेकिन एग्जम्पशन का क्या दिया हुआ है? नोटिफिकेशन। तो ये जो 3 आइटम है, 1 2 3, इन सबको हम एग्जम्प्ट सप्लाई बोलेंगे। ये सारी की सारी चीजें भाई साहब एग्जम्प्ट सप्लाई है। समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आ गई है। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। तो एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स या होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 और 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो आपको समझ में आया? टैक्सेबल सप्लाई का मतलब वो सप्लाई जिस पर टैक्स लगेगा, लिख लो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जिस पे नहीं लगेगा, जो जीएसटी के अभी प्रीव्यू से बाहर है, एल्कोहलिक लिकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी ऐसी सप्लाई जिस पे जीएसटी का रेट 0 है, गुड्स का रेट 0 है, सर्विस का रेट 0 है, या गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकालकर एग्जम्पशन दे दिया, एंड इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो। इसमें भाई साहब नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी क्या है? इंक्लूड। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर है। सप्लायर कौन होता है? ये मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया दोस्तों। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो पर्सन होता है जो सप्लाई करता है, और साथ में एजेंट भी सप्लायर माना जाएगा अगर वो सप्लायर के बिहाफ पर काम करेगा। जैसे ये ए, ये बी और ये सी। अब सपोज करो दोस्तों, ये जो सी है, ये जो सी है भाई, ये तो है बायर, ये है सेलर,
अब सेलर अगर मान लो बायर को गुड्स सेल करेगा तो हम इस सेलर को क्या बोलते हैं? सप्लायर बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि ए ने सप्लाई पहले बी को दी। अच्छा, बी कौन था? एजेंट। एजेंट था। किसका एजेंट था? ए का एजेंट था। ए कौन था? प्रिंसिपल। गुड्स किसने रिसीव कर लिया? एजेंट ने। अब एजेंट क्या करेगा भाई? इसकी सप्लाई सी को देगा। मतलब ए ने पहले बिल बनाकर वो गुड्स बी को सप्लाई किया और फिर बी ने बिल बनाकर वही गुड्स आगे सी को सप्लाई किया। तो दोस्तों यहां पर ए तो सप्लायर है ही, ये जो बी है ना, बी जो एजेंट है, ये एजेंट अपने सप्लायर के बिहाफ पर अगर आगे फर्दर सप्लाई करेगा तो हम इस एजेंट को भी दोस्तों सप्लायर कहेंगे। ये बात मैं आपको आगे चलकर इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो सप्लायर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो सप्लाई दे रहा हो, एंड इट शैल इंक्लूड एनी एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। तो इसके अंदर प्रिंसिपल जो डायरेक्ट माल बेचते हैं वो भी सप्लायर होते हैं, और कोई ऐसा बंदा जो किसी प्रिंसिपल का एजेंट है और वो एजेंट भी अगर आगे कोई फर्दर सप्लाई करेगा तो दोस्तों एजेंट को भी सप्लायर कहा जाएगा। तो जीएसटी आने के बाद हम लोग सेलर वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर वर्ड यूज नहीं करते, हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सप्लायर, दैट इज कॉल्ड सप्लायर। अच्छा दोस्तों, रेसिपिएंट कौन होता है? रेसिपिएंट, हु इज रेसिपिएंट? दोस्तों रेसिपिएंट वो होता है जो सप्लाई को लेगा। सप्लायर देगा तो रेसिपिएंट लेगा। लेकिन दोस्तों कई बार आपके सामने ऐसे कंफ्यूजन्स आते हैं जहां आप ये पहचान ही नहीं पाते कि हु इज सप्लायर एंड हु इज रेसिपिएंट। दोस्तों रेसिपिएंट का जो डेफिनेशन लॉ में दिया गया है वो ये है, रेसिपिएंट वो पर्सन होता है हु इज लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विस और बोथ। जो पैसा देगा, जो पैसा देगा। अब मान लो जी किसी ने डांस परफॉर्मेंस दिखाई और नीचे लोग खड़े थे वो यूं यूं कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो भाई जो ऐसे ऐसे करके पैसे दे रहा है वो कौन है? वो रेसिपिएंट है। तो जब जब कंफ्यूजन हो जाए कि यार मैं किसको रेसिपिएंट मानूं, तो रेसिपिएंट वो बंदा होता है भाई जो कंसीडरेशन पे करता है इन रिलेशन टू गुड्स और इन रिलेशन टू सर्विस और इन रिलेशन टू बोथ। ओके, दूसरी बात, सर एक बात बताओ, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन ही ना हो तो? दोस्तों आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा कि सर एक बात बताओ, कंसीडरेशन होना तो बहुत जरूरी है, ऐसे विदाउट कंसीडरेशन पर तो वैसे भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए, जीएसटी के अंदर एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बताऊंगा दोस्तों जहां पर कंसीडरेशन निल होगा, निल, लेकिन फिर भी उन ट्रांजैक्शंस को सप्लाई माना जाएगा। सर ये क्या बात बोली आपने, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हम तो आज तक जितने लॉ पढ़े उसमें कंसीडरेशन होना जरूरी होता है। अरे यही तो जीएसटी का ब्यूटी है भाई, यही तो जीएसटी का ब्यूटी है। मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन भी बताऊंगा जहां पर अगर कंसीडरेशन ना भी हो तो भी सप्लाई माना जाएगा। सर आपने अभी ए पॉइंट में तो ये बोला कि जो कंसीडरेशन पे करता है वो रेसिपिएंट होता है, वेदर इन रिलेशन टू गुड्स, वेदर इन रिलेशन टू सर्विस,
वेदर इन रिलेशन टू गुड्स, वेदर इन रिलेशन टू सर्विस। सर एक बात बताओ, अगर कंसीडरेशन ना हो तो भाई अगर किसी ट्रांजेक्शन में कंसीडरेशन ना हो, अच्छा ये ट्रांजेक्शन पता है मैं आपको कहां पढ़ाऊंगा? शेड्यूल नंबर 1 में, की पॉइंट में भी लिखवा देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में चाहे लिख लेना। शेड्यूल नंबर 1 में, शेड्यूल नंबर 1 में मैं आपको वो ट्रांजेक्शन बताऊंगा, 4 ट्रांजेक्शन है जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी भाई साहब सप्लाई माना जाए। तो सर चलो कंसीडरेशन है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसे देगा हम उसको रेसिपिएंट मान लेंगे। लेकिन सर जब कंसीडरेशन नहीं होगा तो सुनो, गुड्स के मामले में तो जिसको गुड्स डिलीवर्ड होगा, अरे अगर मैं गुड्स ए को देकर आया हूं तो ए रेसिपिएंट है, बी को देकर आया हूं तो बी रेसिपिएंट है, जिसको गुड्स अवेलेबल करवाया जाएगा वो रेसिपिएंट माना जाएगा। और सर्विस के मामले में अगर कंसीडरेशन नहीं है तो भाई साहब जिसको सर्विस रेंडर्ड होगी ना, रेंडर्ड, द पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज रेसिपिएंट। फिर से सुन लो, गुड्स हो या सर्विस हो, ए पॉइंट कॉमन है, वो ये कहता है भाई जो पैसा देगा, जो पैसा देगा वो रेसिपिएंट है। लेकिन भाई अगर कंसीडरेशन नहीं है तो गुड्स के मामले में तो भाई जिसको गुड्स डिलीवर करेंगे ना, डिलीवर, जिसको गुड्स अवेलेबल करवाएंगे वो रेसिपिएंट है। और सर्विस के मामले में जिसको सर्विस रेंडर्ड की जाएगी, रेंडर्ड है ना, जिसको सर्विस रेंडर्ड की जाएगी वो रेसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है, बाकी अभी शेड्यूल 1 आने दो, बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन तो आप बहुत पहले से जानते होंगे, इनकम टैक्स में भी पढ़े होंगे, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI पढ़े होंगे, बहुत सारी पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों ये 3 चीजें अलग से ऐड कर लेना आप पर्सन की डेफिनेशन। मतलब गवर्नमेंट भी पर्सन होती है, अरे वो तो सब आपने पढ़ाई है, वो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, देखो इंक्लूड्स है ना, मतलब ये जो नाम लिखे हैं वो तो आएंगे ही, और भी आ सकते हैं। बताओ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी पर्सन माना जा सकता है, अगर वो भी कोई ट्रेड एक्टिविटी कर रही है, मैन्युफैक्चर एक्टिविटी, सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए काम करेगी, सोसाइटी को भी पर्सन माना जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कॉरपोरेशन है, इन सबको पर्सन माना जाएगा। अच्छा दोस्तों जब आप जीएसटी पढ़ते हो ना तो एक वर्ड बहुत बार आता है, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन। क्या मतलब है टैक्सेबल पर्सन का? ध्यान से सुनिएगा। देखो पर्सन होना अलग बात है और टैक्सेबल पर्सन होना अलग बात है। इंसान होना अलग बात है दोस्तों, और अच्छा और बुरा इंसान होना अलग बात है। अच्छा और बुरा तो बात की बात है भाई, पहले इंसान तो बनो, तो वही वाली बात है। पर्सन तो खैर आप जानते हो कौन होते हैं, लेकिन दोस्तों जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन किसको बोलते हैं? टैक्सेबल पर्सन उसको बोलते हैं हु इज रजिस्टर्ड, हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। ये सीजीएसटी के 2 सेक्शन है जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इन 2 सेक्शंस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है दोस्तों। जैसे ही आपकी लिमिट, एक प्रेस्क्राइब टर्नओवर आपका लिमिट को क्रॉस करेगा तो यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। और सेक्शन 24 में तो मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जिनको पहले दिन से, जब से वो बिजनेस शुरू करेंगे तब से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो जितने भी लोग भाई जीएसटी में या तो रजिस्टर्ड होते हैं, पहले से रजिस्टर्ड होते हैं, उनको हम टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत सारे लोग लाइबल टू बी रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, तो क्या हम उनको भी टैक्सेबल पर्सन बोलें? द आंसर इज यस। जो लोग जीएसटी में पहले से रजिस्टर्ड हैं वो भी टैक्सेबल पर्सन हैं, और जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं वो भी टैक्सेबल पर्सन। एक पॉइंट आता है दोस्तों 14 नंबर का, टैक्सेबल टेरिटरी। अब आप कहोगे सर ये टैक्सेबल टेरिटरी क्या चीज है?
तो मैं आपको बता दूं भाई, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होता है, इसको हम शॉर्ट में टीटी बोलते हैं, टीटी, रेलवे वाला टीटी नहीं, टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है जिस एक्ट, जहां पर इस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। पूरा जो हमारा भारत देश है, इंडिया, इंक्लूडिंग टीडब्ल्यूआई, भारत के पास में जितना भी टीडब्ल्यूआई है, जितना भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, पानी समुद्र, वो सब टीटी है। दोस्तों, क्या मंगल ग्रह टीटी है? नहीं, क्योंकि वहां पर हमारे इंडिया का जीएसटी नहीं लगता। दोस्तों, क्या यूएसए टीटी है? नहीं, क्योंकि इंडिया का जीएसटी वहां नहीं लगता। क्या पाकिस्तान टीटी है? नहीं, क्योंकि वहां इंडिया का जीएसटी नहीं लगता। तो दोस्तों, इस सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस जहां जहां पर एप्लीकेबल होते हैं, वो एरिया टैक्सेबल टेरिटरी होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीटी बोलते हैं। तो ये प्रोविजंस पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और लास्ट पॉइंट आता है भैया फैमिली। फैमिली का मतलब क्या है? परिवार। फैमिली वर्ड बहुत काम का है दोस्तों, इस पूरे जीएसटी में बहुत काम आएगा फैमिली वर्ड। तो फैमिली में कौन आएगा? स्पाउस और बच्चे। देखो, स्पाउस और बच्चों को तो लेना ही लेना है। स्पाउस समझते हो ना, जीवन साथी। ए के लिए मिसेज है, मिसेज ए के लिए मिस्टर है। तो जीवन साथी जो होता है ना, स्पाउस, वो फैमिली में आता है। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। बच्चे बड़े हों, छोटे हों, मैरिड हों, अनमैरिड हों, है ना, डिपेंडेंट हो, नॉन डिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पाउस और बच्चों को तो हमेशा फैमिली में इंक्लूड करना है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, उन्हें आप फैमिली में तभी इंक्लूड करना जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट है। जैसे सपोज करो मेरा नाम है मिस्टर ए, तो मेरे लिए फैमिली का मतलब क्या है? मिस्टर ए मेरे लिए फैमिली का मतलब मेरी स्पाउस, मेरे बच्चे, वो तो फैमिली में आएंगे। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, वो मेरे लिए फैमिली में तभी माने जाएंगे जब वो फुल्ली मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर उनकी खुद की इनकम है, वो अच्छा पैसा कमाते हैं भाई, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर मैं उनको फैमिली में कवर्ड नहीं करूंगा एज पर जीएसटी लॉ। वैसे तो फैमिली है, लेकिन एज पर जीएसटी लॉ में उनको फैमिली में कवर्ड नहीं करूंगा। तो फैमिली का मतलब स्पाउस और बच्चे तो लेने ही लेने। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर को फैमिली तभी माना जाएगा जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट हो, अदरवाइज नॉट। तो दोस्तों, आज मैंने आपको डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। इसको एक बार आप घर पे रिवाइज करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। नोट्स मैंने ऑलरेडी ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, आप स्क्रीन को रोककर नोट डाउन भी कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा अगर आप नोट डाउन करेंगे दोस्तों, बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूं आपको। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।